हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग गाउस लॉ का एक एप्लीकेशन और पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ एज एन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का 1.11 और लास्ट में गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसमें जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, दो डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, दोनों ही डायग्राम इक्वलेंट हैं। जैसे कि ये एक चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है और दोनों ही डायग्राम में ए और बी में ये एक चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है। चार्ज का मतलब है कि इस पर कोई चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और यूनिफॉर्मली चार्ज जब हम किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट का मतलब है इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है वो इनफाइनाइट तक है, इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट तक है, एक्स और मतलब दो डायमेंशन होंगी, लेंथ की और विड्थ की, तो वो दोनों ही इनफाइनाइट है। ऐसी चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इसके नियर बाई किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो अगर हम देखें तो हमने जैसा कि इस डायग्राम में दो डायग्राम आप देखेंगे, गाउस लॉ अगर हमें अप्लाई करना होता है तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस चूज करते हैं। तो इन दोनों डायग्राम में केवल ये अंतर है कि डायग्राम ए में जो है हमने जो गाउसियन सरफेस लिया है वो सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, और ये सिलेंड्रिकल शेप का गाउसियन सरफेस इस प्लेन शीट को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। और ये जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है ये आइडेंटिकल है या सिमेट्रिक है इस प्लेन शीट के दोनों तरफ, पीछे भी है और आगे की तरफ भी है, और दोनों तरफ ये क्या है, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पर जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है ये कैसा है, पैरेललोपाइप्ड शेप में है, और ये भी शीट को क्या कर रहा है, प्लेन शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, और ये भी क्या है, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ ये जब ये पेनिट्रेट करता है उस पॉइंट पर इस गाउसियन सरफेस के अंदर इस प्लेन शीट का कुछ पार्ट जो है वो इस गाउसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा, और उस पार्ट के अंदर जो कुछ चार्ज होगा वो इस गाउसियन सरफेस के अंदर माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये एक सर्कल बनेगा, जो क्रॉस सेक्शन होता है सिलेंडर का वो कैसा होता है, सर्कल होता है। तो इस सर्कल के अंदर जो चार्ज होगा वो गाउसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा या जो है रेक्टेंगल बनेगा, और उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चार्ज होगा, क्योंकि ये पैरेललोपाइप्ड क्या कर रहा है, इस प्लेन शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट करने से ये यहाँ इस सेक्शन में जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एनक्लोज कर लिया जाएगा। क्लियर। जो भी हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, चाहे वो सिलेंड्रिकल है चाहे वो पैरेललोपाइप्ड शेप का है, तो इन दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या माना गया है, ए। जैसा कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल का ए लिखा हुआ है, और इसका जो सरफेस एरिया है इस गाउसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा गाउसियन सरफेस हमने यहाँ पर लिया है फॉर दिस प्लेन शीट। अब जो हमारा पॉइंट है जहां पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, इस गाउसियन सरफेस के किसी फेस पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो गाउसियन सरफेस के पॉइंट जो सरफेस 2 है वहां पर लोकेटेड है, गाउसियन सरफेस के फेस 2 पर लोकेटेड है इस डायग्राम बी में। और अगर हम डायग्राम ए की बात करें तो वो पॉइंट कहां पर स्थित होगा, कहां पर मान सकते हैं उस पॉइंट को, इस फेस पर मान सकते हैं जहां पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्लियर। ये जो फेस है जैसे मैंने बोला कि सिमेट्रिकल होगा, जैसे कि ये पेन जो शीट है, तो फेस 2 की शीट से जो डिस्टेंस है वो एक्स है,
तो सिमिलर वे में फेस 1 की जो डिस्टेंस है शीट से वो भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ऐसा करने में हमने क्या किया है, गाउसियन सरफेस लिया है। अब जो हम गाउसियन सरफेस चूज करते हैं तो हमने इस तरीके से चूज किया है, वो सिमेट्रिकल होता है। और अगर हम इस चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इस पॉइंट पर या इस शीट के सामने या पीछे किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें तो सिमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक जो प्लेन शीट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब है पर नॉर्मल होगा, और नॉर्मल में अगर ये प्लेन शीट जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम प्लेन शीट, नॉर्मल अवे फ्रॉम प्लेन शीट। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये हो जाएगा टूवार्ड्स प्लेन शीट, यानी कि प्लेन शीट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो अवे फ्रॉम प्लेन शीट फॉर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवार्ड्स प्लेन शीट। समझ में आ रही है बात? तो वो तो हम लोग पहले ही जानते हैं। तो सिमेट्रिक आर्गुमेंट्स का यूज करके हम यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी किया है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कहाँ पर होंगे, प्लेन शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा फेस 2 की तरफ। और अगर फेस 1 की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, नेगेटिव एक्स में, हमेशा कहाँ पर रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा, और प्लेन शीट से दूर जाने वाली डायरेक्शन में होगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अगर हम बात करें तो दूर जाने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नेगेटिव एक्स, और अगर फेस 2 की तरफ बात करें तो वो हो जाएगी पॉजिटिव एक्स। क्लियर? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में, जैसा कि डायग्राम 1 में देखें तो इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। और कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर हम कोई एरिया एलिमेंट लेते हैं तो वो कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इन दैट केस कर्व्ड सरफेस के लिए जैसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पे दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि थीटा कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। सो जो कर्व्ड सरफेस है वो डायग्राम ए, कर्व्ड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलर वे में जो हमारा ये पैरेललोपाइप्ड शेप का गाउसियन सरफेस है, इसका जो इसके जो सरफेसेज हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, उन सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि ये ऊपर वाला सरफेस लें तो ऊपर वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के पैरेलल होगा, और एरिया एलिमेंट वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो ऐसा ही हर एक पॉइंट पे होगा। ऐसे ही जितने भी आप एरिया एलिमेंट लेंगे सभी के लिए ऐसा ही रहेगा कि एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो उन सरफेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल दो ही फेसेस का होता है, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो उसमें डायग्राम बी में तो सरफेस 1 और सरफेस 2 जो है केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और डायग्राम ए में जो गाउसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, उसके जो प्लेन फेसेज हैं, प्लेन फेसेज जो कि एक तो इसका राइट साइड में ये वाला प्लेन फेस रहेगा, और दूसरा प्लेन फेस कहाँ पर रहेगा, ये वाला इसका प्लेन फेस रहेगा। इन दोनों की वजह से ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और इन दोनों ही फेसेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ पर रहेगा, सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी कहाँ पर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उन दोनों सरफेसेज के लिए थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। सो टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर, टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface क्या हो जाएगा, phi इक्वल्स टू
दोनों फ्लक्स से, दोनों सरफेसेस से निकालें, फेज 1 और फेज 2 से, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा ये E इंटू ए, ई डॉट डेल्टा एस लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई इंटू ए, तो एक सरफेस का आएगा प्लस दूसरी सरफेस का भी क्या हो जाएगा, या दूसरे फेस का भी क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। थीटा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा उनके लिए 0 डिग्री, तो cos 0 1, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है 2 ई ए। ये टोटल फ्लक्स है जो कि इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस से पास होगा। अब अगर हम बात करें टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई गाउसियन सरफेस, इसको हम बोलते हैं क्यू इन। तो क्यू इन क्या होगा देखें, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो चार्ज एनक्लोज्ड हो रहा है यही क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई गाउसियन सरफेस, इसके अलावा और कोई चार्ज इस सरफेस के अंदर नहीं है। तो ये चार्ज कितना होगा, तो हमने बताया कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कितना है, इसका एरिया कितना है ए। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल एरिया कितना हो गया हमारा ए, सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गाउसियन सरफेस वो हो जाएगा सिग्मा इनटू ए। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो वैल्यू पुट करें आप यहाँ पे, क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों ही क्या करते हैं, एक ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ये हो जाता है 2 ई इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इन वेक्टर फॉर्म। इसको ऐसा लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे एन कैप। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन शीट। लिख सकते हैं यहाँ पर एन कैप क्या है, इट इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन शीट। तो प्लेन शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर क्या लिया है एन कैप लिया है, और ये एन कैप ही क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो जाता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और ये हो जाता है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, जैसे हमने बोला कि हम इस चार्ज्ड प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, ये इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जो पॉइंट है वो शीट से कितनी दूरी पर है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर अगर ये इनफाइनाइट की जगह पर फाइनाइट होती, अगर ये शीट फाइनाइट होती, इनफाइनाइट ना होकर कैसी होती, फाइनाइट इसका डायमेंशन होता, इन दैट केस जो ई है वो एक, ये जो फॉर्मूला हमारे आया है ये क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता, और जो प्लेन शीट है उसके सेंटर के सामने, सेंटर के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स होते उनके लिए ये ट्रू होता। अगर एंड्स की बात करते तो एंड वाले पॉइंट पे ये फॉर्मूला इक्वली एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ उसमें जो है वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो अगर फाइनाइट प्लेन शीट है तो उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये फाइनाइट प्लेन शीट होता, तो इस फाइनाइट प्लेन शीट के सेंटर के आसपास जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये सेंटर के आसपास पॉइंट हो जाएगा,
सेंटर के आसपास पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पर हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ पर इसको यूज करें तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कुछ चेंजेज हो जाएंगे। जैसे ये पी डैश की बात करें तो पी डैश नियर एंड पॉइंट है प्लेन शीट के, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, तो वो फॉर्मूला जो है वो अलग आता है, उसमें कुछ इफेक्ट्स और कंसिडर करने होते हैं। बट सेंटर पॉइंट्स के अबाउट जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है हमारे, उन पर हम ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारा हो जाएगा एक एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 1.11। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर हाफ एंड ई वाई एंड ई जेड इक्वल्स टू 0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ई एक्स तो दिया हुआ है अल्फा एक्स की पावर हाफ, और ई वाई और ई जेड कंपोनेंट क्या है उसके 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में क्या है, 0 है। अल्फा जी को वैल्यू दी हुई है वो कितना है, 800 न्यूटन पर कूलम और मीटर हाफ, न्यूटन पर कूलम मीटर हाफ। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब। एज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर, यानी कि इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड, ऐसा हम लिखते हैं। तो ई वेक्टर यहाँ पर क्या रह जाएगा भाई, ई वाई और ई जेड कंपोनेंट क्या है, 0 है। केवल कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, और वो कितना है, तो इसको लिख सकते हैं आई कैप अल्फा एक्स की पावर हाफ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाएगा यहाँ से फॉर दिस केस। और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास में 800 न्यूटन पर कूलम, और साथ में क्या है, एम मीटर की पावर हाफ। ठीक है। अब अगर हम यहां से हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो चूंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन हो गया आपका, एक्स डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो गया आपका, एक्स डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भाई। अब क्या होगा, फ्लक्स जो है वो डेफिनेशन से हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इस क्यूब के 6 फेसेज होते हैं, इनमें से 2 फेस जो कि शेडेड में है, जैसे कि मैं इनको नाम दे सकता हूँ 1 और 2, या आप इसको लेफ्ट और राइट फेस के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट फेस जो कि शेडेड हैं, ये ऐसे हैं जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, या एक्स डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन फेसेज के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया एलिमेंट वेक्टर होगा, वो कहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या कह सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। फेस 1 और फेस 2 के लिए एरिया एलिमेंट वेक्टर कहां पर होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। इसके अलावा और कोई फेस की बात करें, जैसा ये ऊपर वाला फेस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर कहां पर होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। और अगर हम इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इन दैट केस इस फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही और जो 4 फेस हैं उन सबका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इन समरी हम क्या लिख सकते हैं कि जो फेस एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो हम लिख सकते हैं फेसेज which are parallel to x axis contributes 0 flux। उनका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उनके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो कौन कौन से फ्लक्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक तो लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उसको हम फाई एल लिख सकते हैं, और फाई एल जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखें लेफ्ट साइड का जो फेस है, फेस 1 कह सकते हैं, या लेफ्ट साइड के लिए एल सिंबल यूज कर सकते हैं। तो
इस फेस पर जो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब ये जो है ये क्यूब है और क्यूब का जो फेस का एरिया होता है वो क्या हो जाता है ए स्क्वायर। तो इस क्यूब की साइड ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप अल्फा एक्स की पावर हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स। और जो एरिया वेक्टर होगा यहाँ पर वो कौन सा आएगा, नेगेटिव एक्स। तो इन दैट केस यहाँ पर ये जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस। और इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसको लिख सकते हैं ई एल, क्योंकि लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फेस 1 की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई एल लिख सकते हैं या ई 1 लिख सकते हैं। फेस 2 की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई 2 लिख सकते हैं या ई आर लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको क्या लिखेंगे, ई एल। और फेस 2 की पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिखेंगे हम, ई आर। तो ई एल और ई आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हम यूज करेंगे इन दोनों फेसेज पर। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्यों हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, प्लस एक्स में, और एरिया वेक्टर कहाँ पर है, माइनस एक्स में। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो माइनस ई एल और साथ में क्या आएगा उसका एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा उस फेस का, ए स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलर वे में राइट फेस पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे, देखो ये राइट साइड पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स में, एरिया वेक्टर कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स में, तो ये पॉजिटिव आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ई आर, और उसका एरिया भी कितना है फेस का, ए स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है ई एल की, लेफ्ट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा अल्फा एक्स की पावर हाफ। अब लेफ्ट फेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। और राइट फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2a। यहाँ से यहाँ तक तो a और इसके बाद में दूसरा a, तो टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है आपकी, 2a। ये वैल्यू कितनी होगी टोटल, 2a इस फेस तक, और इसके लिए कितनी हो जाएगी ये a। तो ई एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा ए की पावर हाफ, और ई राइट फेस पे जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2a की पावर हाफ। इस तरीके से लेफ्ट और राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो फाई इक्वल्स टू फाई एल प्लस फाई आर, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई आर ए स्क्वायर माइनस ई एल ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया हमने, ई आर की वैल्यू कितनी है, अल्फा 2a की पावर हाफ माइनस ई एल की वैल्यू कितनी है, अल्फा ए की पावर हाफ। अब यहां से ये आपका अल्फा भी कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं फाइव इक्वल्स टू अल्फा ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास में, 2a की पावर हाफ माइनस ए की पावर हाफ। अब यहां से हम अंदर से अंडर रूट ए या ए की पावर हाफ को कॉमन ले सकते हैं, वो बाहर हो जाएगा। सो फाई जो है टोटल फ्लक्स फाई, उसको लिख सकते हैं अल्फा ए स्क्वायर, और साथ में ए की पावर हाफ और बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, देखें अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। और इसको लिख सकते हैं अल्फा ए की पावर 2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है ये, 5/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 फ्लक्स की वैल्यू। अब अल्फा हमें दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, और रूट 2 माइनस 1, इन सबको रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये टोटल वैल्यू हो जाती है। आप सॉल्व करेंगे इसको न्यूमेरिकली तो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा फ्लक्स हो जाता है जो कि हमसे पूछा गया है। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूब, ये चार्ज विद इन द क्यूब। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है, पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। पाई हमने अभी कैलकुलेट किया है। सो चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या है, पाई की वैल्यू 1.05 इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये टोटल यूनिट हो जाएगी कूलम। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9.27। ये कैलकुलेशन आप करेंगे 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा चार्ज विद इन द क्यूब, राइट। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग गाउस लॉ, उनको एक बार देख लेते हैं हम लोग। हालांकि मैं पहले भी लिखवा चुका हूं लेकिन एक बार और देख लेते हैं। क्लोज्ड सरफेसेज वेरियस शेप्स सराउंडिंग ए चार्ज क्यू। यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, इसको सराउंड किए हुए तीन सरफेसेज हमने डायग्राम में शो की हुई है, S1 S2 और S3। इनका सबका शेप अलग अलग है। देखें S1 जो है स्पेरिकल है, S2 का शेप अलग है, इससे बड़ा है, S3 इससे बड़ा है, इसका शेप बिल्कुल अलग है। बट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सेम थ्रू ऑल द सरफेसेज, यानी कि φ1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। φ2 जो कि S2 से पास होने वाला फ्लक्स होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर हम φ3 की बात करें जो कि फ्लक्स होगा S3 से पास होने वाला, तो वो भी क्या रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि तीनों ही सरफेसेज के द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। चाहे उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, लेकिन फिर भी उनसे पास होने वाला फ्लक्स क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड आउटसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है ये S, और इसके बाहर एक चार्ज है Q जो कि इसके बाहर लोकेटेड है। द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल्स द नंबर ऑफ लीविंग द सरफेस। इस चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो जो फील्ड लाइंस इसमें एंटर हो रही हैं उतनी फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इससे बाहर निकल रही हैं। इसलिए इस केस में जो फ्लक्स होगा यहाँ से पास होने वाला वो क्या हो जाता है, जीरो। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग दैट क्लोज्ड सरफेस। क्लियर। थर्ड है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो केवल क्लोज सरफेस द्वारा एनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है। द नेट फ्लक्स, जैसे कि इस डायग्राम में देखें, तीन सरफेस हैं S, S डैश और S डबल डैश। यहाँ पर चार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। चार्ज Q1 सरफेस S के अंदर है, चार्ज Q2 एंड Q3 सरफेस S डैश के अंदर है, और चार्ज Q4 इन तीनों ही सरफेसेस से बाहर कहीं रखा हुआ है। सो द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस S क्या हो जाएगा, वो Q1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि सरफेस S द्वारा केवल एक ही चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1। द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस S डैश इज Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जो S डैश है इसके द्वारा दो चार्ज एनक्लोज्ड हैं, Q2 एंड Q3, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q2 प्लस Q3। तो द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस S डबल डैश इज जीरो। S डबल डैश के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इन दैट केस इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चार्ज Q4 does not contribute to the flux through any surface because it is outside all surfaces। चार्ज Q4 किसी भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्योंकि वो इन सभी सरफेसेस की क्या है, बाहर है। नेक्स्ट है, जीरो फ्लक्स इज नॉट जीरो फील्ड। ये आप हमेशा याद रखें, अगर कहीं पर जीरो फ्लक्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन टू सिचुएशंस देयर इज जीरो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। कोई दो सिचुएशन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है क्लोज सरफेस से पास होने वाला,
तो क्या हो सकता है वहां पे, आइदर देयर आर नो चार्ज पार्टिकल्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एक तो ये हो सकता है कि भाई उस एनक्लोज्ड सरफेस, उस सरफेस द्वारा कोई भी चार्ज पार्टिकल एनक्लोज नहीं है, या वहां पर चार्ज क्या है, जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, देयर आर चार्ज पार्टिकल्स एनक्लोज्ड बट द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। या ऐसा हो सकता है कि चार्ज तो है बट जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, वहां पर नेगेटिव चार्ज है सरफेस के अंदर, इसलिए नेट चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। तो हमें ये ध्यान रखना है, फॉर आइदर सिचुएशन इट इज इनकरेक्ट टू कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज जीरो। अगर हम ये सोच लें कि भाई फ्लक्स जीरो है, तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई उन सरफेसेज के लिए, उन सरफेसेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो ऐसा कंक्लूजन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि गाउस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द एनक्लोज्ड चार्ज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड। गाउस लॉ के हिसाब से, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एनक्लोज चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसलिए चार्ज जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, या फ्लक्स जीरो होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू।